2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी शुरू हो गई है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि 3 महीने के ट्रायल के बाद टिकट फाइनल करेगी कांग्रेस। अब तक 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदारों को हरी झंडी दिखा दी गई है। कई सीट पे से एक सीट से ज्यादा दावेदारों को क्षेत्र में जाकर तैयारी करने को कहा गया है। 3 महीने की समीक्षा में जो दावेदार खरे उतरेंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। करीब 50 सीटों पर एक एक नेता को हरी झंडी दे दी गई है। हर सीट पर 3-3 दावेदारों का पैनल मांगा गया है। 142 दावेदारों से प्रदेश नेतृत्व कर चुका है बात। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और कांग्रेसी खेमे में सीटों पर मंथन शुरू हो गया है। एक सीट पर यदि कई दावेदार हैं तो उनको अपने अपने इलाकों में जाकर तैयारी करने को कहा गया है और 3 महीने बाद समीक्षा की जाएगी। जो दावेदार खरे उतरेंगे उन्हें टिकट दिया जाएगा। उधर यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके चुनाव को लोकतांत्रिक क्रांति बताया है। क्या कुछ लिखा है आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है कि नई राजनीति जन्म ले रही है। 2022 में यूपी में चुनाव नहीं लोकतांत्रिक क्रांति होगी। आज की विघटनकारी रूढ़िवादी नकारात्मक राजनीति सत्ता के विरुद्ध एकजुट, शोषित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, अपमानित, दलित, दमित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, महिला और युवाओं को नई राजनीति जन्म ले रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं बल्कि लोकतांत्रिक क्रांति होगी। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। अहम खबर लखनऊ से, धर्मांतरण मामले के उमर गौतम के खातों की जांच होगी। आयकर विभाग जल्द ही उमर के खातों की जांच शुरू कर सकता है। एटीएस ने आयकर विभाग को उमर के खातों का विवरण दिया है। उमर की दोनों संस्थाओं ने कभी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। एटीएस ने ये जानकारी दी है। संस्थाओं के इन खातों में खाड़ी देशों से बड़ी रकम आई है, ये भी एटीएस ने बताया है। आरोपियों पर फेमा लगाने की कानूनी राय ले रही है एटीएस। तो संस्थाओं के इन खातों में खाड़ी देशों से बड़ी रकम आई है। एटीएस को अभी तक की जांच में इसके सबूत मिले हैं। धर्मांतरण मामले में उमर गौतम के खातों की अब जांच की जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द ही उमर के खातों की जांच कर सकता है। एटीएस ने आयकर विभाग को इसका विवरण दिया है और साथ ही जानकारी दी कि खाड़ी देशों से कुछ फंडिंग की लीड्स उसको मिली हैं। संस्थाओं के इन खातों में खाड़ी देशों से बड़ी रकम आई है। उमर की दोनों संस्थाओं ने कभी आयकर रिटर्न भी दाखिल नहीं किया है। आरोपियों पर फेमा लगाने की कानूनी राय इस वक्त एटीएस ले रही है। धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट उत्तर प्रदेश के अंदर सामने आया और उमर गौतम और उससे जुड़े हुए लोगों की इस वक्त तफ्तीश चल रही है। उनकी छानबीन कर रही है एटीएस और अब सबूत मिले हैं कि उमर गौतम के अकाउंट में खाड़ी देशों से भी पैसा आया है और उसने कभी भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। आयकर विभाग जल्द ही अब उसके खातों की जांच भी कर सकता है। विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, फॉरेन फंडिंग की बात सामने आ रही है। टैक्स रिटर्न भी कभी उमर गौतम की तरफ से नहीं दिया गया। फेमा के तहत कार्रवाई करने की कानूनी सलाह ले रही है एटीएस। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विदेशी फंडिंग आई है इनके खातों में, इनकी तमाम संस्थाएं हैं और चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उसमें विदेशों से जो रकम भेजी गई है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये एटीएस की जांच में उस समय सामने आया था और इसकी ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिल्ली में इसमें एक एफआईआर भी दर्ज की है। अपने जो ईडी का थाना होता है वहां पर उन्होंने केस दर्ज किया है और जांच कर रही है। लेकिन जो अवैध रूप से ट्रांजैक्शन हुआ है रुपयों का, विदेशी फंडिंग आई है, कनाडा से कई संस्थाओं ने पैसे भेजे हैं, फिलीपींस से पैसे भेजे हैं, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहां से तमाम कंट्रीज से पैसा आया। तो ये सब, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो उमर गौतम की संस्था है इस्लामिक दावा सेंटर, उसमें जो रकम आई है उसमें कोई हिसाब किताब नहीं और ना ही इन्होंने अपने खातों का ऑडिट कराया। कभी कोई किसी तरह की जो लीगल ट्रांजैक्शन होते हैं वो नहीं दिखाए गए। तो ये सारी जांचें करने के लिए एक जो एक्ट है, जो विदेशी मुद्रा अधिनियम है, उसके तहत कार्रवाई अब की जाने की तैयारी है। हालांकि ईडी इस मामले में पहले से जांच कर रही है, लेकिन एटीएस भी इसकी जांच करेगी और अगर ये धारा दर्ज हो जाती है तो तमाम अवैध ट्रांजैक्शन उनके रिकवरी होगी। जो पैसा होगा जहां जिस संस्थाओं से आया है, और पूरा मामला चूंकि हवाला से जुड़ा हुआ है, छोटी छोटी संस्थाओं से पैसा
पैसा भेजा गया है और उसके बाद इनकी संस्था को मिला है। तो ये जो पैसे का अलग अलग तरीके से आना है, विदेशों से छोटी संस्थाओं को, छोटे ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर पैसा भेजा गया, उसके बाद उन ट्रस्ट से इनकी संस्था को पैसा भेजा गया। जो पैसे का लेन देन है वो गलत तरीके से पूरा पाया गया है। इस पैसे के लेन देन के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात सामने आई है। तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं, तमाम ऐसे सबूत मिले हैं जिसके आधार पर ये अवैध तरीके से लेन देन की पुष्टि हो गई। और ये अभी तक देखिए, अभी तक धर्मांतरण के जो मुद्दे हैं उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि जबरन हुआ है, कोई कह रहा है नहीं मुर्जी से हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये पैसे का ट्रांजैक्शन है, जो अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है। ये सबसे बड़ा साक्ष्य अभी तक एटीएस के पास आया है, ईडी के पास आया है, और इसको लेकर ही, इसी को आधार बनाकर एटीएस और ईडी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी और इन लोगों को शिकंजे में लेने की यही पर्याप्त आधार बनेंगे। कोर्ट में भी यही चीजें साबित की जा सकती हैं। अभी तक जो चीजें एटीएस के पास है वो साबित करने के लिए अवैध ट्रांजैक्शन ही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप इससे जुड़े हुए तमाम तथ्यों पर नजर बना के रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विवेक आपका। अगली खबर कानपुर से आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट हमें मिल रही है। शहर के 8 कट्टरपंथी उमर गौतम के संपर्क में थे और उमर गौतम की सभाओं में भीड़ जुटाने का जिम्मा इन्हीं के ऊपर था। कानपुर शहर के 8 कट्टरपंथी उमर गौतम के लगातार संपर्क में थे और उसकी सभाओं में भीड़ भी जुटाया करते थे। ये लोग गैर मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए भी प्रेरित करते थे। एटीएस के साथ क्राइम ब्रांच इन सभी लोगों की तफ्तीश में जुटी हुई है। पूछताछ शुरू कर दी गई है। 8 लोगों में से एक या 2 मौलवी भी बताए जा रहे हैं जो कि उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दवा सेंटर के संपर्क में थे। ये लोग उमर की सभाओं में शिरकत करते, भीड़ जुटाते। यूपी एटीएस धर्मांतरण के मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। और कानपुर से जुड़ी खबर यह कि यहां रहने वाले 8 कट्टरपंथी उमर गौतम के संपर्क में थे, जो कि उसकी सभाओं में न सिर्फ भीड़ ले जाते थे बल्कि लोगों को धर्मांतरण के लिए भी प्रेरित करते थे। रतीश हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, क्या खबर है आपके पास? आखिर कौन है ये 8 लोग और क्या इनसे भी पूछताछ की जा रही है? देखिए, धर्मांतरण गैंग के बारे में रोज नई पर्दे खुल रही है और लगातार लोगों को प्रेरित किया जा रहा था। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि सूत्र जो हमारे बता रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि एटीएस और क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच में पाया है कि 8 लोग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो लोग उमर गौतम के लिए काम करते थे और ये काम करते थे लोगों को यहाँ पर लाने का। जो गैर मुस्लिम होते थे उनको उमर गौतम की सभाओं तक लाया जाता था और कैरियर बनते हुए सभाओं तक लाने के बाद इनमें धर्म परिवर्तन की इच्छाएं पैदा की जाती थी। उनको धर्म इस्लाम की तरफ प्रेरित कराया जाता था। तमाम लोग इस तरीके के लोग यहाँ पर लगे हुए थे उमर गौतम से, जो विभिन्न जगहों से लोगों को एक सर्टन जगह पर लेकर के पहुँचते थे जहाँ पर उमर गौतम की सभा का आयोजन होता था और वहाँ पर उनको ले जा करके उनका धर्म परिवर्तन का काम भी कराया जाता था। ये भी बता रहे हैं हमारे सूत्र के इनमें 2 मौलवी भी शामिल थे जो लोगों को समझा बुझाकर ऐसी जगहों पर ले जाते थे और ये लोग इस्लामिक दवा सेंटर से भी जुड़े हुए हैं। लगातार शिरकत करते थे उन सभाओं में और लोगों को प्रेरित करते थे। तो ये बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से हमारे सूत्रों ने हमको बताया है कि लगातार जो एटीएस और क्राइम ब्रांच की जांच चल रही है, तफ्तीश चल रही है और जो पूछताछ की जा रही है उसमें ये बात भी सामने आई है। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, तमाम जो देश के राज्य हैं वहाँ पर धर्मांतरण सिंडिकेट के बारे में लगातार खुलासे हो रहे हैं। विदेशी फंडिंग का मामला भी सामने आ चुका है और ऐसे में ये बात निकल करके आई कि कानपुर के 8 लोग चिन्हित किए गए थे। ऐसे चिन्हित किए जा चुके हैं एटीएस और क्राइम ब्रांच के द्वारा, जो लोग उमर गौतम के लगातार न सिर्फ संपर्क में थे बल्कि उसके नापाक मंसूबों को अंजाम देने में उसके बराबर खड़े हुए थे, कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे थे। और अब ऐसे लोगों की तफ्तीश शुरू हो गई है, उनकी पूरी कुंडली निकाली जा रही है, खंगाली जा रही है और उनके बारे में पूरी तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार उनका बैकग्राउंड क्या रहा है और वो कहाँ कहाँ काम करते रहे हैं, किस तरीके की बातें उनसे निकल करके सामने आएंगी। अब से कुछ दिन बाद ये बात क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल एटीएस और क्राइम ब्रांच ने अपनी तफ्तीश में इन 8 लोगों को चिन्हित कर लिया है और ये बात पुख्ता सबूत एटीएस के हाथों लग चुके हैं कि ये सब लोग उमर गौतम के साथ मिले हुए थे और लोगों को, जो गैर मुस्लिम होते थे, उनको सभाओं तक लाते थे, उन सभाओं तक लाते थे जिनमें धर्म परिवर्तन की बातें की जाती थी। जी हाँ, बिल्कुल। ना सिर्फ ये उमर गौतम की सभाओं में भीड़ इकट्ठी करके लेकर जाते थे बल्कि साथ ही लोगों को धर्मांतरण के लिए भी प्रेरित करते थे। इस बारे में कोई जानकारी रतीश मिल पाई है कि कितने लोगों का धर्मांतरण इन लोगों के माध्यम से हुआ है?
देखिए फिलहाल इस बारे में पूरी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये बड़े पैमाने और व्यापक स्तर पर किया जा रहा था। आसपास के क्षेत्रों पर भी अगर फतेहपुर की बात की जाए तो कि फतेहपुर का वो खुद रहने वाला है, तो वहाँ भी 20 दिन पहले ही उमर गौतम ने एक दौरा किया था। पकड़े जाने के पहले यानी एटीएस के खुलासे से ठीक पहले 20 से 25 दिन पहले उमर गौतम अपने गांव गया था और वहां पर भी तमाम संगठनों से और तमाम मस्जिदों में जाने के बाद लोगों से बातचीत की थी। तो पूरा नेटवर्क और नेक्सस को खंगाला जा रहा है, तमाम लोग चिन्हित किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और उम्मीद ये की जा रही है कि कई बड़ी जानकारियां भी इसके माध्यम से निकल करके सामने आ सकती हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे रतीश। तो पूरे इस धर्मांतरण ब्रैकेट में किस तरह कानपुर से 8 कट्टरपंथी जुड़े हुए हैं, उसकी छानबीन अब विस्तार से की जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, अगली खबर भी कानपुर से है। यहाँ हालट अस्पताल में ब्लैक फंगस की दवाएं खत्म हो गई हैं। हालट अस्पताल में ब्लैक फंगस के 49 मरीज इस वक्त भर्ती हैं और खबर यह कि ब्लैक फंगस की दवाएं खत्म हो गई हैं। एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन और पोसाकोनाजोल टैबलेट खत्म हो गई है। मेडिकल कॉरपोरेशन को दवाइयों के लिए ऑर्डर भेजा गया है। 49 मरीज ब्लैक फंगस के इस अस्पताल में भर्ती हैं और 2 महत्वपूर्ण दवाएं ब्लैक फंगस की इस अस्पताल में खत्म हो गई हैं। रतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, इस पर कोई जानकारी है क्या? जो पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी दवाएं बची हैं या फिर पूरी तरह से समाप्त हैं? अब अगली खेप जब आएगी तब आगे उन्हें दवाई दी जाएगी। देखिए ब्लैक फंगस की बीमारी से अपुष्ट तौर पर, हालांकि पुष्टि स्वास्थ्य विभाग नहीं करता है, लेकिन 6 लोगों की मौत कानपुर में हो चुकी है और 49 लोग अभी हैलट में भर्ती हैं। हैलट के 3 नंबर वार्ड को डेडिकेट कर दिया गया है ब्लैक फंगस की बीमारी के लिए। जब ब्लैक फंगस के तेजी से मरीज बढ़ रहे थे तो हैलट अस्पताल को नोडल बनाया गया था और मुख्यमंत्री भी इस बात की तस्दीक करके गए थे कि हैलट अस्पताल ही ब्लैक फंगस के मरीजों को पूर्ण उपचार देगा। लेकिन अब खबर यही है कि ब्लैक फंगस की जो दवाइयां हैं, एम्फोटेरेसिन बी है, पोसाकोनाजोल है, ये तमाम दवाइयां जो स्टॉक पे थी ये खत्म हो चुकी है और मेडिकल कॉरपोरेशन से इस दवाइयों की मांग की जा रही है, लगातार मांग की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक ब्लैक फंगस की दवाइयां नहीं मिल पाई हैं। जाहिर है जब दवाइयां नहीं होंगी तो उपचार में दिक्कत होगी, उपचार में परेशानी होगी। जो डॉक्टर्स बताते हैं, जो विशेषज्ञ बताते हैं, करीब 40 दिन तक ये दवाइयां दी जानी चाहिए। हालांकि ये डिपेंड करता है मरीज़ की हालत पर कि उसे कितनी मात्रा में दवाई और इंजेक्शन दिए जाने हैं। डॉक्टर्स यही बताते हैं कि मरीज़ के उपचार के लिए मरीज़ की कंडीशंस को देखा जाता है। लेकिन फिलहाल हैलट में ये ब्लैक फंगस की दवाइयाँ हैं उनकी शॉर्टेज हो गई है, उनका कोटा खत्म हो गया है और इसको लेकर के मेडिकल कॉरपोरेशन से लगातार डिमांड्स भेजी जा रही हैं। अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कब ये जो इंतज़ार खत्म होगा, यानी ब्लैक फंगस की दवाइयाँ यहाँ पर आ पाएंगी। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब इंतजार हो रहा है कि जो महत्वपूर्ण दवाइयां खत्म हुई हैं वो जल्द से जल्द यहां पर पहुंचे और मरीजों के जो इलाज है उसमें दवाइयों की कमी ना पड़े। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से अगली खबर। हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी आरक्षण को लेकर आज प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। कालिदास मार्ग पर धरना देने जा रहे थे सभी अभ्यर्थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर जाना चाहते थे। पुलिस ने मेन गेट से पहले ही इनको रोक दिया तो ये वहीं पर धरने पर बैठ गए। पुलिस के रोकने पर अभ्यर्थियों ने गेट के बाहर ही धरना शुरू कर दिया गया था। बाद में पुलिस ने इनको धरना स्थल से हटाया। तो शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर नाराज हैं ये तमाम अभ्यर्थी और इसी के लिए आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे। लेकिन कालिदास मार्ग पर मेन गेट के बाहर ही पुलिस ने इन्हें रोक दिया। ये वहीं पोस्टर बैनर लेकर बैठ गए। बाद में इन सभी को धरना जहां ये दे रहे थे वहां से पुलिस ने हटाया क्योंकि ये पूरी जगह हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पर सीएम आवास से लेकर डिप्टी सीएम और तमाम महत्वपूर्ण जो लोग हैं, वीआईपीज, वीवीआईपीज हैं, उन सभी के आवास यहाँ पर है। मेन गेट के पास इन सभी अभ्यर्थियों को रोका गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर जाना चाहते थे। कालिदास मार्ग पर अभ्यर्थियों ने किस तरह प्रदर्शन किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। टीचर्स भर्ती में जिस फॉर्मूले के आधार पर आरक्षण लागू किया गया है उसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं और इसी बात को लेकर ये धरना देने पहुंचे। और अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बलिया से विवादित बयानों को लेकर विख्यात बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी का नाम तक नहीं पता। आप भी सुनिए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, मने
वो तो जो जिसका चश्मा जो होता है वही देखता है। भाई अच्छे प्रत्याशी के प्रति आकर्षण होता है। अच्छा प्रत्याशी जो है वो आनंद तो कौन है, हमारे कौन महिला प्रत्याशी आई हैं, सुप्रिया जी आई, एक शालीन और खानदानी घर की महिला है। आपने देखा किस तरह सुरेंद्र सिंह अपने प्रत्याशी का नाम भूल गए। तो अब हम आपको बताते हैं कि वाकया कब, कहां और कैसे हुआ। दरअसल सुरेंद्र सिंह अपने बैरिया विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे, तभी उनसे ओपी राजभर की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे जिला पंचायत सदस्य को खरीदने के आरोप पर सवाल किया गया। तो ओपी राजभर को कोसने में इतने मशगूल हो गए कि अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी का नाम भी भूल गए और पत्रकारों से ही उल्टा पूछने लगे। का कहना है कि बीजेपी 25-25 लाख रुपए देकर टिकट खरीद रही है। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, मने वो तो जो जिसका चश्मा जो होता है वही देखता है। भाई अच्छे प्रत्याशी के प्रति आकर्षण होता है। अच्छा प्रत्याशी जो है वो आनंद तो कौन है, हमारे कौन महिला प्रत्याशी आई हैं, सुप्रिया जी आई, एक शालीन और खानदानी घर की महिला है। सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में कसीदे खूब पढ़े। सुरेंद्र सिंह तो प्रत्याशी के खानदान तक का पता बता रहे थे, लेकिन बेचारे नाम भूल गए। चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कैसे नाम पर फंस गए सुरेंद्र सिंह। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, मने वो तो जो जिसका चश्मा जो होता है वही देखता है। भाई अच्छे प्रत्याशी के प्रति आकर्षण होता है। अच्छा प्रत्याशी जो है वो आनंद तो कौन है, हमारे कौन महिला प्रत्याशी आई हैं, सुप्रिया जी आई, एक शालीन और खानदानी घर की महिला है। लखनऊ से अगली खबर। एसीएस राजस्व बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार आज होंगी कार्यमुक्त। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए कार्यमुक्त होंगी रेणुका कुमार। 1987 बैच की आईएएस अधिकारी हैं रेणुका कुमार। रेणुका को केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने सचिव बनाया। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए कार्यमुक्त होंगी अब रेणुका कुमार। 87 बैच की आईएएस अधिकारी हैं रेणुका कुमार और उनकी पोस्टिंग से जुड़ी हुई अपडेट हम आपको बता रहे हैं। रेणुका को केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में अब सचिव बनाया गया है। कानपुर में कोविड वैक्सीन का गहरा संकट है। कानपुर महानगर में स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दिन पहले 20,000 वैक्सीन रोजाना लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आलम यह है कि महज 900 वैक्सीन ही एक दिन में लग पा रही थी। सोमवार को शहर में 1500 वैक्सीन ही बची थी, जिसके चलते मंगलवार को महज 14 सेंटर में 1171 टीके ही लोगों को लगे। कई सेंटर से लोग भटकते और परेशान होते हुए भी नजर आए। कानपुर महानगर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत हो गई है और इसे लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स लगातार घटाए जा रहे हैं। जो 150 से ज़्यादा ऊपर पहुंच जाते थे, अब वो महज 14 और 25 तक सिमट गए हैं। लोगों की परेशानियां ये हैं कि स्लॉट बुक कराने के बावजूद जब वैक्सीनेशन सेंटर वो पहुँचते हैं तो वहाँ उनको वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, उनका वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है और उन्हें बेरंग लौटना पड़ रहा है। ये भाई साहब हमको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना? कल का स्लॉट है, कल का स्लॉट बुक हुआ था, लेकिन कल मुझे वैक्सीन नहीं लगी ना। क्या कारण बताएंगे? वैक्सीन खत्म हो गई। आप लाइन लगाइए स्लॉट का। जी सर, 3 दिन से दौड़ रहे हैं हम। 3 दिन से दौड़ रहे हैं। जी सर। आपको कौन सी डोज लगनी है? ये हमको 45 से ऊपर वाली लगनी है। जी। 3 दिन पहले का शेड्यूल मिला था लेकिन लगी नहीं है। आए थे, एक बार कहना है कि 200 तक का लगेगा, बाकी सब खत्म है। 150-200 आदमी थे, सब वापस हो गए। फिर दूसरे दिन आया, कहना आज स्टाफ नहीं है और वैक्सीन नहीं है, अब कल आइएगा। 3 दिन से दौड़ रहे हैं। 3 दिन से दौड़ रहे हैं, क्या बता रहे हैं भाई साहब, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही है, लाइन में है, हमारा सेकंड डोज है और हमारी 28 तारीख को शेड्यूल थी, जो मैसेज आया था। अभी तक कल भी नहीं लगा, परसों भी नहीं लगा। आज उम्मीद कर रहे हैं कि शायद मिल जाए। मैम आप बता रही थी कि आपको वैक्सीनेशन का दूसरा जो डोज लगना था उसका शेड्यूल पहले था। जी, हम सैटरडे को भी आए थे और सैटरडे को उन्होंने हमको 250 नंबर दिया था। कूपन्स यहाँ पर मिल रहे हैं और उसके बाद में कम से कम आधे पौन घंटे बैठे होंगे। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं 230 तक सिर्फ वैक्सीनेशन लगेगा, बाकी लोग घर जाएं। से आज तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अगर कानपुर की बात की जाए तो परसों यानी सोमवार को 900 के आसपास डोजेस थे। कल रिकॉर्ड में वैक्सीनेशन जो स्टोर में 1500 के आसपास डोजेस थी और आज के लिए 4300 के आसपास की डोजेस बताई गई हैं। कानपुर ने अपना लक्ष्य 20,000 के आसपास प्रतिदिन का रखा था वैक्सीनेशन का, लेकिन ये लक्ष्य बेईमानी साबित हो रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन हो ही नहीं पा रहा है। वैक्सीन पीछे से आ नहीं रही है और कल से यानी 1 जुलाई से
वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू करना है। उसके पहले की हकीकत कानपुर की ये है कि वैक्सीन का भीषण संकट फैला हुआ है और लोग इधर उधर भटक रहे हैं कि उनके वैक्सीन लग जाए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बड़ी खबर लखनऊ से, कब्जे वाली संपत्तियां बेचने की तैयारी में है नगर निगम। चारबाग में 48 अवैध रूप से होटल, लॉज और गोदाम। जल्द निगम की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। कार्यकारिणी की मंजूरी के बाद शासन को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। डीएम सर्कल रेट से 2 से 3 गुना तक कीमत लेने की तैयारी है। जल्द ही निगम की कार्यकारिणी बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा और यहां से प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रशासन को यह आगे भेजा जाएगा।